हेलो मेरे क्लास 10 के योद्धाओं, कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में जम के लगे होंगे। देखो आज से हम लोग भैया शुरू करने वाले हैं, एक नई शुरुआत करने वाले हैं भैया। 2026 बोर्ड में अगर आपको टॉपर बनना है तो 2026 बोर्ड में टॉपर बनने की ओर हम लोग अब 95% टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप लोग भैया आज से ही हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हम लोग हर सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं और वो भी वन शॉट, एक क्लास में पूरा चैप्टर खत्म। आज हम आप लोगों को हिंदी का किंग बना देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें हिंदी का देखेंगे, जितने भी आपके भैया इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, गद्यांश पद्यांश सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा भैया टॉपर बैच आपको टॉपर बनाएगा, टॉपर बैच आपको टॉपर बना देगा भैया क्लास 10th में। ठीक है, क्लास 10 हिंदी, क्लास 10 हिंदी। ठीक है, क्लास 10 हिंदी एकदम जीरो से आपको शुरुआत किया जाएगा, बिल्कुल जीरो से। कि ऑब्जेक्टिव अगर आपको पहचानना नहीं आता कि कैसा आता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में, तो सब कुछ बताएंगे, और गद्यांश पद्यांश कहां से आता है, पद्यांश कहां से आता है, सब कुछ बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। पहली क्लास है, ठीक है, ये हमारी पहली क्लास है, वो भी बिल्कुल फ्री है, ध्यान से देखो। ठीक है, और सारे बच्चे कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, ताकि हम लोग पहले क्लास में ही कम से कम 10,000 स्टूडेंट ये क्लास देखें, 10,000 स्टूडेंट। तो पहली क्लास को आप लोग सबसे पहले शेयर कर दो, सारे स्टूडेंट शेयर कर दो। ठीक है, 100+ स्टूडेंट होने चाहिए, जल्दी से शेयर करो, सभी स्टूडेंट शेयर करो, फिर हम लोग आगे शुरू करेंगे। शेयर करो, जल्दी से शेयर करो, लाइक करो, लाइक जल्दी से कर दो, सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, फिर हम लोग देखते हैं। देखो 95% भैया गारंटी के साथ पढ़ाऊंगा, 95% आपका चाहिए तो अभी आप लोग लाइव आ जाओ, जुड़ जाओ और शेयर करते रहो, लाइक करते रहो। ठीक है, 10,000 स्टूडेंट इस वीडियो को देखने चाहिए। ठीक है, तो शेयर करते रहो, लाइक करते रहो और हाँ कमेंट करते रहो। और ये क्लास में मैं आपको हिंदी का सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा और भी सारी चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं भैया। हिंदी की पहली क्लास की शुरुआत बहुत बेहतरीन होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग हिंदी की शुरुआत में सबसे पहले भैया, सबसे पहले जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग वो पढ़ेंगे। फिर हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, सब कुछ बताएंगे, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, ये हमारा क्लास 10 हिंदी जो है ना, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 में जो है पेपर में आपके ये क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। और ये हिंदी की भैया फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में नाइस जरूर लिखना। ठीक है, और जितना मैं आपको बता रहा हूं वो पढ़ लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आएगा, एक एक को ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला ही क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो शुक्ल युग है भैया, शुक्ल युग के निबंधकार हैं, आपको यह बताना है जो शुक्ल युग है उसके निबंधकार कौन है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं, ठीक है, ऑप्शन है, लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि जो शुक्ल युग है ना, शुक्ल युग बहुत बार आया हुआ है, शुक्ल युग है, शुक्ल युग है ना, इसका जो समय सीमा अर्थात जो इसका समय कब से कब तक है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी अपना साथ में कंप्लीट करते चलो। ठीक है, क्योंकि ये क्लास देखने के बाद आपको हिंदी में इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि हम 80% ला सकते हैं। तो भैया जो शुक्ल युग है ना, वो 1919 से 1938 तक माना जाता है। ठीक है, याद रखना, क्या याद रखोगे भैया, 1919 से 1938 तक। अब हमारे प्यारे स्टूडेंट कहेंगे सर सामाजिक विज्ञान में वैसे इतना डेट याद करना है, इसको कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जो भी बताएंगे ट्रिक के साथ बताएंगे। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाना कि 19 का 19, 19 दूना 38। ठीक है, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो ये वाला चीज आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो दोनों तैयार कर लो। पहला ऑप्शन है भैया, पहला ऑप्शन भैया कमलेश्वर, बी वाला ऑप्शन है वियोगी हरि, ठीक है, सी वाला ऑप्शन है भैया मोहन राकेश। सारा क्वेश्चन देखो ध्यान से, एंड हजारी प्रसाद द्विवेदी। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। शुक्ल युग के निबंधकार कौन है भैया, वियोगी हरि जी हैं, याद रखना वियोगी हरि जी हैं। ठीक है, बिल्कुल पक्का हो गया ना।
ठीक है, मजा आ रहा ना पढ़ने में। देखो आपको पढ़ाई के साथ मजा आना चाहिए, फिर आपका जो है सारी चीजें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, प्रेशर ना लो, अच्छे से पढ़ो, अभी बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, दूसरा निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है भैया? निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? कौन है भैया? प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पढ़ा करो डेली, तभी मजा आएगा। ना तो भगवती चरण वर्मा है, ना तो बाल मुकुंद है, ना तो हमारे चंद्रधर शर्मा गुलोरी हैं, वो है भैया प्रेमचंद्र जी। डेली भैया हर सब्जेक्ट का 10 ही ऑब्जेक्टिव पढ़ो, 10 ऑब्जेक्टिव डेली पढ़ो हर सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आप एक सब्जेक्ट का 10 ऑब्जेक्टिव यानी कि एक दिन में भैया 6 सब्जेक्ट अगर क्लास 10 में है तो बस ज्यादा नहीं 60 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। 60 ऑब्जेक्टिव पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचो ऐसे 30 दिन कर लिए, एक दिन में 10 ऑब्जेक्टिव, हर सब्जेक्ट का 300 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा, और 300 से ज्यादा किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना। ठीक है, बहुत है 300। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है बहुत अच्छे से तैयार भी कर लेना। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि अपनी खबर जो है इसकी रचना की विधा है। जो अपनी खबर है वो किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? ऑप्शंस तो आपके पास है भैया, एकांकी विधा है, या फिर संस्मरण विधा है, या आत्मकथा विधा है, या फिर हमारा भैया नाटक विधा है। अब कितने हमारे प्यारे प्यारे रसगुल्ले जानते हैं भैया जो अपनी खबर है वो किस विधा की रचना है? भैया विधा जो होता है, विधा, इसमें देखो विधा में कुछ नहीं होता। विधा बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि होता क्या है। विधा का मतलब जैसे एक चीज होता है कि ये नाटक है, कि कहानी है, कि संस्मरण है, कि हमारा उपन्यास है। ठीक है, सब विधा है। ठीक है, विधा यही सब है। ठीक है, बस यही चीज रखना। तो ये जो हमारा है, ये आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की है? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, बस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट भैया, तीसरा क्वेश्चन। फिर आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, देखो यहां लिखा रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इन चारों में से आपको ये बताना रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट है, और जितना मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर या 10 साल पहले का पेपर उठा के देखोगे यहीं से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखो ऑप्शंस आपके पास है भैया, ऑप्शंस आपके पास है। देखो पहला जो ऑप्शन है वो है अर्धनारीश्वर। ये तो सभी को पता है भैया कि दिनकर जी की रचना है, ये तो भैया अर्धनारीश्वर सभी को पता है दिनकर जी की है, तो ये हमें नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं वाला बताना है। संस्कृति के 4 अध्याय ये भी है भैया। ठीक है, बहुत फेमस रचना है। लेकिन जो अजात शत्रु है ये नहीं है। ठीक है, रेती के फूल भी है, लेकिन अजात शत्रु नहीं है, बिकॉज अजात शत्रु जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी है भैया? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की। लेकिन अगर एक बात और आ जाए भैया, जो अजात शत्रु है, ठीक है, ये तो भैया जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन एक चीज और आता है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अगर विधा पूछ ले तो याद रखना कि जो जयशंकर प्रसाद जी का है अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब बहुत फेमस नाटक है। ठीक है, नाटक जैसे आप लोग क्लास वगैरह में नाटक करते हो ना, जब 26 जनवरी 15 अगस्त आता है वही नाटक है। ठीक है, तो ये सब फेमस है। आगे आ जाओ, ये नोट कर लो भैया 4 क्वेश्चंस। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आ जाओ। 5वां नंबर क्वेश्चन है भैया, गुनाहों का देवता के लेखक हैं। जल्दी से बताओ, गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके पास है धर्मवीर भारती, या फिर अज्ञेय, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर हमारा जैनेंद्र कुमार। कौन है गुनाहों के देवता के भैया हमारे लेखक हैं? वो कौन है जल्दी से बताओ। तो भैया वो हैं धर्मवीर भारती जी। कौन है? धर्मवीर भारती जी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। देखो आप लोग जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको नोट कर लो। अगर नोट नहीं कर पा रहे हो ना तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको लास्ट में पीडीएफ भी दे दूंगा, वहां से भी नोट कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कॉपी और पेन लेकर बैठा करो। ठीक है, एक बार क्लास को देखो, समझो, फिर उसके बाद दूसरी बार देखो, नोट करो। ठीक है, तो ये हमारा धर्मवीर भारती जी का है। आपका 6वां क्वेश्चन है भैया, जो पाचांग दर्शन के रचनाकार हैं। पाचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पाचांग दर्शन के रचनाकार कौन है भैया? ऑप्शन है मथुरानाथ शुक्ल जी हैं, सहल मिश्र हैं, या फिर लल्लू लाल हैं, या फिर हमारा ईसा अल्लाह खां हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन है? तो भैया हमारे मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी हैं पाचांग दर्शन के रचनाकार। ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा सही है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन आते हैं, सारा नोट करते रहो, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आप नहीं नोट किए हो। 7वां क्वेश्चन,
आकाशदीप के लेखक हैं, आकाशदीप के लेखक कौन हैं, जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आकाशदीप के लेखक कौन है? ऑप्शन है भैया अमरकांत हैं, या फिर हमारा जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद या निराला जी। तो भैया जो आकाशदीप है इसके लेखक कौन है? भैया आकाशदीप के लेखक कौन है, जल्दी से बताओ। आकाशदीप, अगर आकाशदीप आ जाए या फिर हमारे चंद्रगुप्त आ जाए, ध्यान रखना मैं आपका बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूं, ऐसा ना सोचो। स्कंदगुप्त आ जाए, ठीक है, एंड आंसू आ जाए, झरना आ जाए, ठीक है, या फिर आपके जो ध्रुव स्वामिनी, बहुत बार आया हुआ रचना है ध्रुव स्वामिनी, ऐसे बहुत सारी रचनाएं हैं। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये सारी रचनाएं आ जाए तो इन सब की जो है भैया, जो कि एक फेमस हमारे छायावादी युग के प्रवर्तक जिसे माना जाता है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके कौन है? इसके कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी, सी वाला ऑप्शन सही है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तैयार हो गया ना? अगला आ जाओ भैया, 8वां नंबर, मैला आंचल के रचनाकार है। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मोहन राकेश, फरीश्वरनाथ रेणु या प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो भैया जो फरीश्वरनाथ रेणु जी हैं, रेणु जी, वो है मैला आंचल की रचना, ठीक है। मैला आंचल नहीं की रचना है फरीश्वरनाथ रेणु जी का, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 के 8 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल छाप दोगे ना, बिल्कुल छाप देना, छोड़ना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भैया। टारगेट है 95% का, तो बहुत अच्छा नंबर लाना है। और सभी स्टूडेंट को अगर अच्छा लग रहा है तो हार्ट कमेंट करते रहो, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी स्टूडेंट एक बार आप लोग भैया, एक बार आप लोग क्या करो कि एक बार हार्ट कमेंट कर दो सारे स्टूडेंट, ताकि हमें भी अच्छा लगे, अपना प्यार दिखाओ, ठीक है। सारे स्टूडेंट एक बार, ठीक है, कमेंट कर दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। और आगे आ जाओ, आगे, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? अब यहां आपके 4 विधाएं हैं और आपको बताना है जो सूरज का 7वां घोड़ा है वो इन चारों में से कौन सी विधा की रचना है, कौन सी विधा की रचना है, ठीक है, कौन सी विधा की रचना है, जल्दी से बताओ कौन सी विधा की रचना है। तो ऑप्शंस आपके पास है निहंवा या फिर डायरी या उपन्यास या फिर कविता। तो जल्दी से बताओ, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा भैया याद रखना कि एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है, एक उपन्यास है, एक उपन्यास है, ठीक है। सूरज का 7वां घोड़ा क्या? एक उपन्यास है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वही बता रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रस मीमांसा, रस मीमांसा के लेखक भैया, रस मीमांसा के लेखक। और एक क्वेश्चन और आता है भैया, बहुत ज्यादा रस मीमांसा के लेखक तो बोर्ड एग्जाम में आता ही है, एक हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, चिंतामणि के लेखक, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो बताओ जल्दी से, अगर एक का पता है तो इसका भी पता चल जाएगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को एक का पता, चाहे चिंतामणि का पता हो चाहे रसमीमांसा का पता हो, ठीक है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या भगवत शरण उपाध्याय या फिर जयप्रकाश भारती। तो ये भैया जो रसमीमांसा है, चिंतामणि है, ये दोनों जो है भैया हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। तो 10 में 10 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना? 10 में 10 ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में आएगा, बिल्कुल अच्छे से OMR शीट में भर के आना। और आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग 11 नंबर ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से आप लोग बताते रहो कि भैया 11 नंबर ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का उपाधि मिला है, राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? भैया राष्ट्र कवि का सम्मान किसे मिला है? राष्ट्र कवि का इन चारों में से किसे मिला है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और कुछ अलग है, ठीक है। देखो ऑप्शन है भैया, पहला वाला ऑप्शन है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला है, नहीं, महादेव वर्मा को नहीं, निराला जी को नहीं, मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है। किसको मिला है? मैथिली शरण गुप्त जी को मिला है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तो सभी को पता है भैया। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? देखो पद्माकर या पदाधर या फिर देव हैं या फिर हमारे मतीराम हैं या केशवदास। कितने स्टूडेंट को पता है भैया इस क्वेश्चन का आंसर? हमारे कितने स्टूडेंट को पता है? केशवदास जी हैं, ठीक है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास जी। तो ये हो गया 12 ऑब्जेक्टिव। 13 नंबर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, नोट करते रहो। घनानंद जी को बताओ भैया किस युग के कवि हैं?
घनानंद जो है वो किस काल के कवि हैं? इन चारों में से किस काल के कवि हैं भैया? घनानंद जी। घनानंद जी। ऑप्शन है आधुनिक काल के, या रीति काल के, या भक्ति काल के, या आदि काल के। आई होप कि सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जो घनानंद जी हमारे हैं वो हमारे रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? रीति काल के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार हो जाएगा ना बोर्ड एग्जाम में। देखो ऑप्शंस आपके रहेंगे OMR शीट में, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। अब जैसे ये वाला आ गया, बी वाला सही है, तो इसको पूरी तरह से काला कर दो। सबसे पहले बाहर 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 बाहर, फिर अंदर जाओ ताकि थोड़ा सा भी बाहर ना निकले। बस इसी पे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बहुत आसान होता है, चाहो तो अगर सारा क्वेश्चन आता है 10 मिनट में OMR शीट भर सकते हो। ठीक है, आगे आ जाओ भैया। छायावाद युग, छायावादी काव्य की जो विशेषताएं बतानी है भैया। छायावाद युग की विशेषता, दो विशेषता याद कर लेना। छायावादी युग का याद रखना, छायावादी का तैयार कर लेना, छायावाद और रीति का, रीति काल का, और प्रगतवादी और प्रयोगवादी, ये दोनों का, तीनों का, चारों का तैयार कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एक जरूर आएगा। तो छायावादी युग का जो प्रवर्तक है वो भैया हमारा है, सॉरी जो हमारा विशेषता है वो प्रकृति का मानवीयकरण। क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, ये सब हमारा नहीं है। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, तैयार हो गया ना? 14 में 14 ऑब्जेक्टिव। अब आओ लड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि अब तो हम तैयार है भैया हिंदी पढ़ के सरवण सर के साथ। ठीक है, तो बस पढ़ते रहो। पूरा साल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, हर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और हर सब्जेक्ट में हमें टॉपर बनना है। ठीक है, बस मेहनत करते रहो। आगे आ जाओ भैया। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव लोग देखते हैं। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, लिखा हुआ है कि तार सप्तक, ठीक है, के 7 कवियों को किसने राहों के अन्वेषी कहा है? ठीक है, अब इस 4 ऑप्शंस में से आप बताओ किसने कहा था? किसने कहा था भैया? 4 ऑप्शंस में से आप लोग बताओ। ऑप्शन नंबर ए, इसको आप लोग ए कर लेना। ए यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र ने, या बी भैया अज्ञेयी ने, या सी जो है यानी कि रामविलास शर्मा ने, या डी जो है नागार्जुन ने। तो किसने कहा था? किसने कहा था? जल्दी से बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट भैया कमेंट करते रहो। ठीक है, बहुत स्पेशल क्लास है। तो अज्ञेयी ने कहा था। किसने कहा था? अज्ञेयी जी ने। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हम लोग आते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित में से रीति काल की कालावधि है भैया। रीति काल की कालावधि, ठीक है, देखो रीति काल की भी कालावधि आता है, प्रगतवादी की भी आता है, प्रगतवादी युग की, ठीक है, प्रयोगवादी, ये सब आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ना कि ये सब पढ़ लेना। ठीक है, छायावादी भी आ सकता है, छायावादी। देखो इनकी जो समय सीमा कब से कब तक है, 2 चीज पढ़ना है। एक तो समय सीमा, ठीक है, समय, और सेकंड आपको पढ़ना है कि ये जो है मतलब इनके जो कवि हैं इन काल के कौन है, और थर्ड आपको ये पढ़ना है इनकी विशेषता, विशेषता। ये 3 चीज पढ़ लो, आपका 2-3 नंबर तो पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है भैया 1643 से 1843 तक, या भैया 1343 से 1643 तक, या सी है 1743 से 1343, या 1843 से आज तक। जल्दी से बताओ कौन सा होगा? तो हमारा सही है भैया 1643 से 1843 तक। कब तक है? कब तक है भैया? 1643, सॉरी 43 से 1643 से 1843। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 16 ऑब्जेक्टिव हो गया। 17 नंबर पे आते हैं, नोट करते रहना। 17 नंबर भैया 5 यानी कि पंचतंत्र में कौन सा समास है? आगे भैया क्या आया? पंच। पंच मतलब 5। 5 का मतलब बच्चा गिनती। भैया आप लोगों को समास का ट्रिक पता है कि नहीं पता है? अगर गिनती आए पंच, त्रि, तो वो सब समझ जाना कि हमारा कौन सा समास हो सकता है। कौन सा समास हो सकता है भैया? जल्दी से बताओ। 2 समास, द्वंद्व और दीर्घु में से कौन सा हो सकता है? तो वो होगा दीर्घु समास। कौन सा होगा? दीर्घु समास। ठीक है, दीर्घु समास। 4 राहों का समाहार, दीर्घु समास। ठीक है, तो भैया कर्मधारय समास है, या द्वंद्व समास है, या अव्ययी भाव, या दीर्घु समास? तो दीर्घु समास। कौन सा समास है? दीर्घु समास। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ये सब हमारा गलत है। आपको 4 समास ही पढ़ना है, उसमें से 2 तो बहुत ही ज्यादा आता है। एक द्वंद्व आता है सबसे ज्यादा, और एक
दीर्घु, यही आता है और आई होप कि बोर्ड एग्जाम में इसी दोनों में से आएगा। और दोनों का ट्रिक है, बहुत आसान है। देखो ये वाला हमारा दीर्घु समास है जिसमें आप लोगों का क्या होता है, मतलब एक मतलब पंच आ जाए, 5 आ जाए, 3 आ जाए, ठीक है, मतलब गिनती आ जाता है। और दीर्घु में बहुत ज्यादा अच्छा ट्रिक है कि ऐसे रहेगा माता पिता, ये बीच में हाइफन रहेगा, भाई बहन सर मैडम, तो भैया ऐसे होता है। तो वो भी एक ट्रिक ही होता है जो मैं आपको बता दूंगा, बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, बहुत अच्छे से तैयारी होगा। देखो 18 नंबर है, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया इस वाक्य में वाच्य है। भैया आप लोगों ने एक्टिव पैसिव पढ़ा है जिसमें अगर द्वारा शब्द यानी कि बाई, जिसे हम लोग द्वारा लगाते थे ना, द्वारा, और जिसमें द्वारा हो लगाया जाता था वो क्या होता था, कर्म, यानी कि हमारा जो मतलब ऑब्जेक्ट होता था तो वो हमारा कर्मवाच्य होता था, भाववाच्य नहीं ना, तो कर्तवाच्य नहीं, इनमें से कोई हमारा वो क्या होता था भैया, कर्मवाच्य होता था, ऑब्जेक्टिव केस होता था। ठीक है, नोट कर लो 18 तक। 19 नंबर पे आ जाओ। 19 नंबर भैया, भूरे बालों सी करतन, छिपा नहीं उसका छोटापन, उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? इसमें बताना है कौन सा अलंकार है। ऑप्शन तो भैया आपको वही मिलेंगे जो आपके बुक में है 4, यानी कि रूपक अलंकार या उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार या श्लेष अलंकार। इसमें हमारा कौन सा अलंकार है भैया? 19 नंबर में उपमा अलंकार। इसमें हमारा उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, उपमा अलंकार है। आगे आ जाओ, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव। भाई इवाम शब्द में कौन सा विभक्ति और वचन है? इवाम, आप लोगों ने इवाम का पढ़ा होगा, तो इवाम में कौन सा है भैया? इवाम में तो आपको याद रखना है कि इसमें भैया प्रथमा विभक्ति द्वितीय द्विवचन है। क्या है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन। बी वाला ऑप्शन सही है, ये सब हमारा गलत है। तो नोट कर लो 20 नंबर ऑब्जेक्टिव तक। 20 में 20 आपको समझ में आ गया होगा। देखो पहली क्लास है, आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, नोट करते रहो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। इसको नोट कर लो। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव है। 21 नंबर भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग बताओ। 21 नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, कि जो छंद है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जब आप छंद पढ़ते हो ना तो उसमें आपका जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं? नहीं। लय कहते हैं? नहीं। गति कहते हैं? नहीं। यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति। याद रखना, यति कहा जाता है। जो छंद पढ़ोगे ना तो आने वाला विराम जो होगा वो यति कहा जाएगा। ठीक है, जब आप स्कूल में जाना तो पूछना अपने साथियों से कि भैया कि जो मतलब छंद जब पढ़ते हो तो उसके बीच में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो पूछना। ठीक है, और यहां हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है भैया कि अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अभ्यास शब्द में भैया किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भैया छोटा आ, या अभि, या अव, या अस। क्या है? अभ्यास। अभ्यास में भैया अभि है। क्या है? अभि उपसर्ग है। याद रखना, अभ्यास में अभि उपसर्ग है। ठीक है, तो 22 ऑब्जेक्टिव हो चुका है। 23 नंबर पे आते हैं। देखो 23 नंबर ऑब्जेक्टिव है भैया कि 23 नंबर कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन है भैया मैथिली शरण गुप्त, या हरियोध, या जयशंकर प्रसाद, या नागार्जुन। तो साकेत जो हमारा है, साकेत महाकाव्य की रचना किसने किया था? सभी स्टूडेंट को पता होगा कि साकेत की जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ 24 नंबर है भैया, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का, या फिर श्री हर पाठक का, या सिया शरण गुप्त का, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। सभी को पता है प्रिय प्रवास जो है हरियोध जी की रचना है। ठीक है, हरियोध जी की। अब आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ कि प्रिय प्रवास किस विधा की रचना है? थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ और थोड़ा सा भैया हाथ चलाओ और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि प्रिय प्रवास जो है वो किस विधा की रचना है। आगे आ जाओ 25 नंबर ऑब्जेक्टिव। देखो यहां पूछ रहा भैया लोकायतन के रचनाकार है। लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन के रचनाकार वेरी इंपॉर्टेंट भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, या फिर हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी हैं, या फिर महादेवी वर्मा जी हैं। लोकायतन के रचनाकार कौन है भैया?
लोक आयतन, ये क्वेश्चन का आंसर हमारे सभी प्यारे लाडलों को पता होगा कि भैया जो लोक आयतन है उसके रचनाकार हैं पंत जी। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं, पंत जी हैं। 26 नंबर ऑब्जेक्टिव सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इन चारों में से भैया सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सा? ज्ञानदीप, प्रेम वाटिका, युगवाणी या छड़दा? तो भैया युगवाणी जो है, युगवाणी जो है वो पंत जी की रचना है, ठीक है। और हमें इसमें पंत जी की रचना ही बताना था और वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लो। 27 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे लाडलो, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं जो कि सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 2026 में आप लोग भैया पेपर देने वाले हो, 2026 बोर्ड में, और आपको लाना है 95%, ठीक है। तो आप लोगों के लिए भैया जो टॉपर बैच बनाया गया है ना, वो कितने स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है कमेंट बॉक्स में आप बताओ, ठीक है। और जितने स्टूडेंट ने नहीं ज्वाइन किया है अभी भी आपके पास मौके हैं भैया। टॉपर बैच जो है, टॉपर बैच जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप लोगों के लिए फीस बहुत कम है, उतना ही है, केवल 299 पूरे साल का। अभी मैंने हटाया नहीं है ताकि जितने बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लो, 299। साथ में अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो इसी नंबर पे, ठीक है। 99 हमारा एक ही नंबर है बच्चों, देख लो यहाँ, आप व्हाट्सएप कर लेना इसी नंबर पे, 99 18 86 31 96, 99 18 86 31 96 में आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लो और कोई भी दिक्कत होता है आप हमें बताओ, ठीक है। बढ़िया से आपको पूरी चीज बताई जाएगी। करुण रस का स्थायी भाव, भैया बोर्ड एग्जाम में 2 रस पूछा जाता है, तो हास्य रस, एक करुण रस। हास्य का मतलब होता है हंसना, अर्थात हास्य का स्थायी भाव हास्य ही होता है। करुण रस का होता है शोक, अर्थात रोना, ठीक है। शोक तो उत्साह भी नहीं होगा, शोक हो जाएगा, रति भी नहीं होगा, भय भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका शोक हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। देखो मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं बहुत ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अभी ये पहली क्लास है तो आप लोगों को ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे कि पहले ही दिन आप लोग पूरा एकदम से घोल के पी लो, नहीं। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, फिर दूसरी क्लास में बहुत अच्छी चीज लाएंगे। फिर दिनकर, दिवाकर, भास्कर किसके पर्यायवाची हैं भैया? किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के। सभी को पता है भैया सूर्य का पर्यायवाची है, किसका है? सूर्य का। 28 हो गया। 29 नंबर देखो, 29 नंबर ऑब्जेक्टिव है मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसमें क्या पूछ रहा है कि जो हमारा सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, उपयुक्त में वाक्य किस प्रकार का है? ये जो वाक्य है ये किस प्रकार का है? एक सरल वाक्य है या एक संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है या भैया प्रत्यय, या फिर आप इसको कुछ और भी कर सकते हो, बट चलो ये वाला है भी नहीं और मिश्रित भी नहीं है, ये हमारा सरल भी एक संयुक्त वाक्य है। मतलब इसमें क्या है, मतलब और शब्द है ना, संयुक्त हो गया, ठीक है, संयुक्त हो गया, ठीक है, यानी कि इसमें संयुक्त वाक्य है, यानी कि जुड़ गए हैं। और यहाँ हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है, लास्ट ऑब्जेक्टिव। तो सभी स्टूडेंट टॉपर बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने इसमें टॉप 30 हम लोग देख रहे हैं, टॉप 30 ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये पहली क्लास है, तो दूसरी क्लास में हम आपको जितने भी गद्यांश है और पद्यांश है एक ही क्लास में करा दूंगा, ठीक है। फिर आपके जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन, सारी क्लास आएंगी स्टेप बाय स्टेप। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर रखो, ठीक है। कौन सा सर्वनाम है भैया? याद रखना कि आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा प्रोनाउन ही, सी, इट, दिस, दैट, वैसे इंग्लिश में पढ़ा था वह, तुम, वे, ये सब है। तो ये नाम है, ये भी हमारा बगीचा कोई नहीं, सन भी नहीं है, तुम जो है ये एक सर्वनाम है। अगर वह आ जाता तो वह भी एक सर्वनाम है, ठीक है। हम आ जाए वो भी सर्वनाम है, ठीक है। तो ये 30 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए ना। पहली क्लास में आप लोगों को मैंने 30 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्लास में समझाया। ये क्लास आपको कैसा लगा? नाइस। अगर अच्छा लगा हो तो नाइस लिखो, नहीं अच्छा लगा हो तो जो आपके मन में आए वो लिखो, ठीक है। ऐसे मैं आपको और भी क्लास लाऊंगा बहुत जल्द, जो गद्यांश है, पद्यांश है, जीवन परिचय, निबंध और आपके जो भी हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में और भी जो क्वेश्चन हैं वो लाएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और टॉपर बैच जितने बच्चे नहीं ज्वाइन किया हमें भैया कॉल या व्हाट्सएप कर लो इसी नंबर पे 9918863196 पर। आप जल्दी से टॉपर बैच ज्वाइन कर लो, अभी भी आपके पास मौके हैं, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट बॉक्स में करना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।